वेलकम बैक टू लाइव क्लासेस। तो कुछ दिनों से हम लोग पढ़ नहीं पा रहे थे, चलिए आज हम लोग पढ़ते हैं और समझते हैं। तो आज हम लोग क्लास टेंथ का जो चैप्टर फर्स्ट है, इसमें 6 चैप्टर ही हैं। कितने चैप्टर हैं? 6। और चैप्टर सब थोड़ा ज़्यादा बराबर है, इसलिए इसमें थोड़ा ज़्यादा समय लग सकता है। तो आज हम लोग शॉर्ट टाइप नोट्स देखेंगे, जस्ट लाइक नोट, क्वेश्चन भी समझेंगे। तो पहला क्वेश्चन है हमारा कि खनिजों के संरक्षण एवं प्रबंधन से आप क्या समझते हैं? आप क्या समझते हैं? यानी कि संरक्षण एवं प्रबंधन, ठीक है। संरक्षण करने का मतलब उसके बचाव, प्रबंधन करने मतलब तौर तरीके। तो कहता है कि संसाधन का विवेकपूर्ण उपयोग ही क्या कहलाता है? संरक्षण कहलाता है। विवेकपूर्ण उपयोग ही क्या कहलाता है? संरक्षण कहलाता है। क्योंकि किसी भी संसाधन को बनने में लाखों वर्ष का समय लगता है। इसके विपरीत कहता है संसाधनों का प्रबंधन एक जटिल प्रक्रिया है। क्या है? जटिल प्रक्रिया है। इस उत्पादन से लेकर उपभोग तक शामिल किया जाता है। जैसे हम क्या कहते हैं कि संरक्षण कह सकते हैं, प्रबंधन कह सकते हैं। तो कहता है इसे हमें प्रबंधन करने की अति आवश्यकता है, आइए, ताकि हमारे फ्यूचर के लिए वो बचा रहे। नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा कि खनिजों के आर्थिक महत्व का वर्णन करें। आर्थिक यानी कि उससे किस प्रकार से हमें आमदनी होती है, इसके बारे में बात कर रहा है। आमदनी कहता है खनिज एक प्राकृतिक रूप से विद्यमान समरूप तत्व है। क्या है? प्राकृतिक रूप से मिला हमें एक तत्व है जिसका निश्चित आंतरिक संरचना है। क्या है? निश्चित आंतरिक संरचना है। हमारे जीवन में खनिजों का विशेष आर्थिक महत्व औद्योगिक उत्पादन के लिए खनिज एवं आधारभूत जरूरत होती है। इसके अभाव में न तो किसी उद्योग न किसी राष्ट्र के विकास की कल्पना की जा सकती है। बिना खनिज के किसी भी देश या किसी भी जगह का आप विकास की कल्पना नहीं कर सकते। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि अधात्विक खनिज किसे कहते हैं? क्या है? अधात्विक खनिज। उदाहरण देकर समझाइए। तो इसका हम लोग समझते हैं। कहते वैसे खनिज जिनमें धातु अंश का अभाव होता है, जैसे हम कह सकते हैं क्या होता है? कमी होता है। और भांगुर प्राकृतिक के होते हैं। किसे? भांगुर प्राकृतिक के होते हैं, अधात्विक खनिज कहलाते हैं। क्या कहलाते हैं? अधात्विक खनिज। इन पर चोट मारने पर ये टूट जाते हैं। क्या हो जाते हैं? टूट जाते हैं। एग्जाम्पल इसका दिया गया है डोलामाइट, हीरा, अभ्रक, चूना पत्थर इत्यादि इसी के उदाहरण हैं। ये सब एग्जाम्पल है क्या चीज़ के? अधात्विक खनिज में के। इनमें लाइमस्टोन का भी सर्वाधिक औद्योगिक महत्व है। लाइमस्टोन का क्या है? सर्वाधिक औद्योगिक महत्व है। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन पे। ये सब सारे क्या है? अधात्विक खनिज, जिसमें लोहे की मात्रा नहीं होती है। लेकिन इसका ऐसा ही मात्रा ये नहीं है कि इसमें लोहे की मात्रा नहीं थी, इसका उपयोग नहीं होता है। इसका भी उपयोग बहुत ज़्यादा होता है और ये बहुत ज़्यादा ही कीमती भी होते हैं। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। हमारा चौथा क्वेश्चन है कि धात्विक खनिज की 2 प्रमुख पहचान क्या है? तो इसका दिया गया है क्या? धात्विक जिसमें लोहे की मात्रा हो। क्या हो? लोहे की मात्रा हो। तो धात्विक खनिज की 2 पहचान है। कितने पहचान है? 2। कितने? 2 निम्नलिखित है, यहाँ पे दिए गए। कहता है इनको गलाने पर धातु की प्राप्ति होती है। क्या होती है? धातु की प्राप्ति होती है। इसे पीट कर तार बनाया जा सकते हैं। तार बनाए जा सकते हैं। इसे हम क्या कहते हैं? धात्विक खनिज कहते हैं। तो धातु को पीटने पे क्या होता है? वो टूटते नहीं है, वो लमड़ते एक तरह से कह सकते हैं। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा कि खनिजों की विशेषताओं का उल्लेख करें। क्या है? खनिजों की विशेषताओं का उल्लेख कीजिए। कहता है खनिज सभ्यता संस्कृति के आधार स्तंभ है। किसी भी हमारा जो सभ्यता है कोई भी, उस सबका क्या है? आधार स्तंभ है, यानी कि आधारशिला है। इसके बगैर उद्योगों का विकास नहीं किया जा सकता। उद्योगों का विकास नहीं किया जा सकता। यहाँ पे बहुत सारे बच्चे कंफ्यूज रहते हैं, उद्योगों का विकास नहीं किया जाता। यानी कहने का मतलब है कि अगर लोहा ना हो, स्टील ना हो, तांबा ना हो, तो क्या कोई फैक्ट्री लगाया जा सकता है? नहीं लगाया जा सकता है।
यानी कि कोई फैक्ट्री लगाने के लिए उसके स्ट्रक्चर की आवश्यकता होती है, उस स्ट्रक्चर में उसका इस्तेमाल जरूर होता है लोहे का। और कहता है चट्टानों के निर्माण में भी इसकी भूमिका होती है। कहता है 2000 से भी अधिक खनिजों की पहचान हो चुकी है। कितने खनिजों की? 2000 से अधिक। पर इनमें 30 खनिजों का आर्थिक दृष्टि से विशेष महत्व है। अभी हम इतने विकसित हैं कि इस में से अधिकतर 30 खनिजों का हम लोग बहुत ज़्यादा उपयोग कर पा रहे हैं। कहता है कि धातु की उपलब्धता के आधार पर खनिज दो प्रकार के होते हैं। उपलब्धता यानी पाए जितने जाते हैं उसके आधार पर कहता है कितने प्रकार के होते हैं, तो 2 प्रकार के होते हैं। चलिए हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन के देखते हैं। अगला हमारा है मैग्नीज। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है जो हमारा छठा क्वेश्चन है, कहता है कि मैग्नीज के उपयोग पर प्रकाश डालिए। मैग्नीज यानी मैग्नीज एक खनिज है जिसके उपयोग पर क्या करिए? प्रकाश डालिए। इसके उपयोग कहाँ कहाँ होता है? तो मैग्नीज एक अत्यंत उपयोगी खनिज पदार्थ है। क्या है? अत्यंत उपयोगी है। इस्पात निर्माण सहित अनेक, इस्पात कहने का मतलब है कि लोहा, क्या है? लोहा निर्माण सहित अनेक मिश्र धातु निर्माण में इसका उपयोग किया जाता है। क्या किया जाता है? मिश्र धातु, जिसमें कई ठो खनिज मिलकर के बनाते हैं उसे हम मिश्र धातु कहते हैं। इसके अतिरिक्त सूखा सेल बनाने में, कहता है फोटोग्राफी में, चमड़ा एवं माचिस उद्योग सहित रंग रोगन को तैयार करने में यह उपयोगी होता है। आइए हम लोग कुछ इसके स्पेशल उपयोग को देख लेते हैं। यहाँ पर दिया गया है, आप देख सकते हैं और हम समझते हैं। कहता है कि मैग्नीज का उपयोग उर्वरकों में किया जाता है। उर्वरकों में भी मैग्नीज का उपयोग किया जाता है। कहता है ड्राई सेल बैटरी में हाइड्रोजन के निर्माण के कहता है कि ड्राई सेल में हाइड्रोजन के निर्माण को रोकने के लिए इसमें मैग्नीज का उपयोग किया जाता है। ठीक है, किसमें? बैटरी में। कांच में हरे रंग को हटाने के लिए मैग्नीज का उपयोग किया जाता है। इस तरह से हमने मैग्नीज के उपयोग को समझा। तो हम आपके लिए बहुत मेहनत करते हैं, तो आपका दायित्व बनता है कि आप वीडियो को थोड़ा शेयर कर दिया कीजिए और सभी लोग पूरे वीडियो को देखा कीजिए। चलिए हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन में पढ़ते हैं। मोनाजाइट भारत में कहाँ कहाँ उपलब्ध है? मोनाजाइट भारत में कहाँ कहाँ उपलब्ध है? उत्तर में है कि मोनाजाइट केरल राज्य में प्रचुर मात्रा में पाया जाता है। किस राज्य में? केरल राज्य में। इसी के अतिरिक्त तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश, उड़ीसा आदि राज्यों के तटीय भागों में इस खनिज का उत्खनन हो रहा है। क्या हो रहा है? उत्खनन हो रहा है। तटीय कहने का मतलब होता है किनारा वाला क्षेत्र। जैसे कोई राज्य है, इसके ये साइड वाला जगह, इसको हम क्या बोलते हैं? तटीय क्षेत्र। तटीय क्षेत्र यानी सबसे किनारा वाला जगह होता है, उसे हम तटीय क्षेत्र कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा कि जलोढ़ मृदा से आप क्या समझते हैं? जलोढ़ मृदा आपने नाम सुना ही होगा और हमारे देश में इस जलोढ़ मृदा का बहुत ही महत्वपूर्ण योगदान है। इस मृदा में कौन कौन सी फसलें उगाई जाती है? उत्तर, वैसी मिट्टी जिसका निर्माण नदियों द्वारा लाए गए तलछट के निक्षेप से होता है जलोढ़ मृदा कहलाती है। क्या कहलाती है? जलोढ़ मृदा। तो हम लोग बिहार क्षेत्र में रहते हैं, तो बिहार जो है गंगा के जलोढ़ से बना है। किसके? गंगा के निक्षेपण से बना है। बिहार जो है, बिहार का जो मैदानी इलाका है वो किस नदी के जलोढ़ मतलब तलछट से बना है? तो गंगा नदी के। किसके? गंगा नदी के। तो हम कह सकते हैं कि हमारे यहाँ सबसे अधिक कौन सी मिट्टी है? जलोढ़ मिट्टी है। कहता है इस मिट्टी में पोटास एवं चूने की अधिकता होती है। किसकी? पोटास एवं चूने की अधिकता होती है तथा नाइट्रोजन एवं ह्यूमरस की कमी होती है। यह मिट्टी धान, गेहूँ, गन्ना एवं दलहन के लिए काफ़ी उपयोगी होते हैं। तो गंगा के मैदानी इलाके जहाँ भी है, इन सभी क्षेत्रों में इन सभी फसलों को बहुत अच्छे से उपजाया जाता है। जिसमें हो गया हरियाणा, पंजाब, यूपी, इन सभी क्षेत्रों में इसके बहुत सारे फायदे हैं। इसके साथ ही इस मिट्टी में आलू एवं विभिन्न प्रकार की सब्जियां भी काफ़ी मात्रा में उत्पादित किए जाते हैं। आइए हम लोग कुछ देखते हैं इसके कि भारत में कितने प्रकार की मिट्टियाँ पाई जाती है। तो भारत में जो है 6 प्रकार की मुख्यतः मिट्टी पाई जाती है, लेकिन हम यहाँ पे जलोढ़ मिट्टी को दिखा रहे हैं आपको। जलोढ़ मिट्टी कैसा होता है देख लीजिए। ये कौन सा मिट्टी है? तो जलोढ़ है। ठीक है, जलोढ़ मिट्टी है जो बिहार में
और भारत के कई ठो राज्यों में पाई जाती है। तो कौन कौन सी मिट्टी पाई जाती है? जलोढ़ मिट्टी, जिसको दोमट मिट्टी भी कहते हैं, काली मिट्टी, लाल मिट्टी, लेटराइट मिट्टी, पर्वतीय मिट्टी, शुष्क एवं मरुस्थलीय मिट्टी, लवणीय मिट्टी, क्षारीय मिट्टी, जैविक मिट्टी, पीट मिट्टी। इन सभी मिट्टियों का कुछ स्पेसिफिक फीचर होता है। जैसे कहने का मतलब इन सभी मिट्टियों में अलग अलग प्रकार के फसल उपजते हैं। जैसे बात करते हैं जलोढ़ मिट्टी में कृषि योग्य भूमि माना जाता है, इस पर कृषक वाले जो है ना फसल बहुत ज़्यादा होता है। काली मिट्टी में भी कपास की खेती की जाती है, लाल मिट्टी में भी यही, लैटराइट मिट्टी में अलग अलग फसलों का उत्पादन किया जाता है। इस तरह से हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन पे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि भूक्षरण किसे कहते हैं? भूक्षरण कहने का मतलब होता है मिट्टी का कटाव। क्या होता है? मिट्टी का कटाव। मृदा का अपने स्थान से विविध क्रियाओं द्वारा स्थानांतरित होना क्षरण कहलाता है। जैसे आप देखते होंगे कि वर्षा के समय में, किस समय में? वर्षा के समय में अपने दरवाजे पे जो मिट्टी रहता है वो मिट्टी क्या होता है? दह करके चले जाते हैं दूसरे जगह। तो वही कहता है कि मृदा का अपने स्थान से विविध क्रियाओं द्वारा, तो इसमें हो गया वर्षा के द्वारा, फिर कह सकते हैं हवा के द्वारा, ठीक है, इन कई जो माध्यम के द्वारा क्या होते हैं? मिट्टी का क्षरण होता है। ठीक है, कहता है यह भूक्षरण कई प्राकृतिक कारकों या अथवा गतिशील जल के कारण होते हैं। कहता है हिमानी तथा समुद्रिक लहरों द्वारा नियंत्रित तथा प्रभावी भी होते हैं। तो समुद्र जैसे कुछ तटीय जो जगह होता है, तटीय जगह, इन जगह समुद्र के झोंकों के कारण भी क्या होते हैं? भूक्षरण होते हैं। क्या होते हैं? भूक्षरण होते हैं, मिट्टी के कटाव होते हैं। वो ग्रामीण क्षेत्रों में वर्षा, हवा, इन सभी माध्यमों से मिट्टी का कटाव होता है। चलिए हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है कि जलोढ़ मृदा के विस्तार वाले राज्यों का नाम बताइए। इस मृदा में कौन कौन सी फसलें उगाई जाती है बताइए। तो जलोढ़ मिट्टी सबसे ज़्यादा जो है गंगा का विस्तार जिन जिन राज्यों में है वहाँ पे बहुत ज़्यादा है। तो कहता है जलोढ़ मृदा के विस्तार वाले राज्य हैं उत्तर प्रदेश, बिहार, पंजाब, गुजरात, राजस्थान, हरियाणा, पश्चिम बंगाल तथा असम। इन मृदा में गन्ना, चावल, मक्का, दलहन जैसी फसलें उगाई जाती हैं। ठीक है, यह सब फसलें इस मिट्टी में बहुत ही ज़्यादा उपजाई जाती हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि मृदा निर्माण के मुख्य घटक कौन कौन से हैं? मृदा निर्माण यानी कि मिट्टी के बनने में। तो कहते हैं इसका आंसर दिया गया है मृदा निर्माण के 5 मुख्य घटक हैं। स्थानीय जलवायु यानी कि वहाँ का वातावरण, क्या है? वातावरण वहाँ का, जिस जगह पे। कहता है पूर्ववर्ती चट्टानें एवं खनिजों के कण, महीन महीन जो कण होते हैं वो क्या होते हैं? महीन कण, टुकड़े कह सकते हैं आप, टुकड़े। फिर कहता है वनस्पति एवं जीव, वहाँ के पेड़ पौधे, क्या है? वहाँ के पेड़ पौधे तथा जीव, क्या है? जीव। कहता है भूआकृति एवं ऊंचाई, वहाँ के धरती की जो संरचना होती है वो संरचना यानी कि बनावट। मृदा निर्माण में लगा समय, मृदा निर्माण यानी कि उसके बनने में लगने वाले समय, ये सब जो है क्या है? मृदा निर्माण के मुख्य कारक है, घटक है। आइए हम लोग आगे बढ़ते हैं और देखते हैं। कहता है यहाँ पे क्वेश्चन है कि खादर और बांगर मिट्टी में अंतर स्पष्ट कीजिए। तो खादर में और बांगर में अंतर स्पष्ट करना है, क्या क्या इनके फायदे। तो खादर, नवीन एवं उपजाऊ मिट्टी को खादर कहा जाता है। नवीन एवं उपजाऊ मिट्टी को क्या कहा जाता है? खादर कहा जाता है। साथ में इसका दूसरा फीचर है खादर मिट्टी में बाढ़ का प्रभाव होता है। और कहता है उत्तरी बिहार में एवं गंगा का मैदान इसका उदाहरण है। उत्तरी बिहार एवं गंगा का मैदान क्या है? इसका उदाहरण है। इस सब में जो है ना खादर मिट्टी पाई जाती है अधिकतर। अब है बांगर मिट्टी। बांगर मिट्टी क्या? पुरानी जलोढ़ मिट्टी को बांगर कहा जाता है। इस पे उपज कम होते हैं। क्या होते हैं? उपज 9 के मात्रा में होते हैं। क्या होते हैं? 9 के मात्रा में होते हैं। कहता है बांगर मिट्टी में बाढ़ का प्रभाव नहीं होता है। बांगर मिट्टी में क्या होता है? बाढ़ का प्रभाव नहीं होता है। महाराष्ट्र एवं पंजाब की भूमि इसका उदाहरण है। कहाँ? महाराष्ट्र एवं पंजाब की भूमि इसका उदाहरण है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि मृदा संरक्षण के कोई प्रभावी उपाय बताइए। मृदा संरक्षण यानी कि मिट्टी के बचाव। मृदा संरक्षण के प्रभावी उपाय निम्नलिखित है।
क्या है, निम्नलिखित है। फसल चक्रण पद्धति अपनाकर मृदा के पोषणीय स्तर को बरकरार रखा जा सकता है। कृषक क्या करते हैं कि बार बार एक ही खेत में, मतलब जो कृषि योग्य भूमि होता है उस पर बड़े बड़े फसल को लगाते हैं, जिसके कारण से क्या होते हैं, उसे फसल चक्रण में प्रॉब्लम होती है और उसके पोषण स्तर क्या होते हैं, कम हो जाते हैं। तो हमें पोषण चक्रण यानी कि उसमें फसल का बदलाव करके उसे क्या कर सकते हैं, उस पर फसल चक्रण कर सकते हैं, उसमें फसल को बदलेंगे, ठीक है, और ताकि उसका जो है ना पोषण क्या हो, बच सके। कहता है रासायनिक उर्वरक की जगह जैविक व कंपोस्ट खाद का उपयोग करके मृदा संरक्षण किया जा सकता है। तो फसल चक्रण द्वारा कहता है तथा कम जैविक एवं कंपोस्ट खाद का उपयोग करके मृदा संरक्षण किया जा सकता है, यानी भूमि को बचाया जा सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि फसल चक्रण मृदा संरक्षण में किस प्रकार सहायक है। चलिए देखते हैं हम लोग। कहते हैं फसल चक्रण द्वारा मृदा के पोषण स्तर को बरकरार रखा जा सकता है। क्या होता है, पोषण, यानी कि उसमें जो ताकत होती है, एनर्जी होती है, उसे क्या रखा जा सकता है, बरकरार रखा जा सकता है। गेहूँ, चावल, मक्का, आलू आदि के लगातार उगाने से मृदा के पोषक तत्वों में कमी आ जाती है। क्या आ जाती है, कमी हो जाती है। इसे तिलहन एवं दलहन की खेती से पुनः प्राप्त किया जा सकता है। तो एक बार जिसमें ज़्यादा एनर्जी का उपयोग हो उसका उपयोग करना चाहिए, दूसरी बार जिसमें कम से कम एनर्जी का उपयोग हो वैसे फसल को करना चाहिए, जिससे फसल चक्रण कहते हैं और उसके पोषण स्तर को बचाया जा सकता है। इससे नाइट्रोजन की स्थितीकरण होता है, इसलिए फसल चक्रण से मृदा संरक्षण में मदद मिलती है। इस तरह से मृदा को बचाने में हमें मदद मिलती है। आइए हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। कहता है समोच्च कृषि से आप क्या समझते हैं। समोच्च कृषि से आप क्या समझते हैं। कहता है जब पर्वतीय क्षेत्रों या ढलानों पर वृत्ताकार रूप से खेत की जुताई कर कृषि कार्य किया जाता है तो उसकी आकृति समोच्च रेखा की तरह दिखाई पड़ती है। इस प्रकार इससे खेतों के पोषणीय तत्व जलों के साथ नहीं बहते, मृदा की उर्वरता बनी रहती है और इसी प्रकार के कृषि को हम क्या कहते हैं, समोच्च कृषि कहते हैं। क्या कहते हैं, समोच्च कृषि कहते हैं। आप यहाँ पे इमेज देख सकते हैं समोच्च कृषि का, और ये पहाड़ी क्षेत्रों में किए जाते हैं। कहाँ पे किए जाते हैं, पहाड़ी क्षेत्रों में समोच्च कृषि किए जाते हैं। आप यहाँ देख सकते हैं क्या है, ये समोच्च कृषि है, ठीक है। क्या है, सीढ़ी नुमा बनाया जाता है ऐसे, और इसी को हम क्या कहते हैं, समोच्च कृषि कहते हैं। चलिए, ये अधिकतर उत्तराखंड, हिमाचल प्रदेश, इन सभी क्षेत्रों में जो पहाड़ी इलाका है उन सभी जगहों पे ये कृषि किए जाते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। कहता है कि चिपको आंदोलन का वर्णन करें। चिपको आंदोलन कहता है सुंदरलाल बहुगुणा के नेतृत्व में उत्तर प्रदेश के टेहरी गढ़वाल पर्वतीय जिलों में अनपढ़ जनजातियों द्वारा सन 1972 ईस्वी में यह आंदोलन चलाया गया था। कहता है किसी चीज़ का विरोध करना क्या कहलाता है, आंदोलन कहलाता है। इस आंदोलन में स्थानीय लोग हरे भरे पेड़ पौधों को कटने से बचाने के लिए अपने आगोश में घेर कर इसकी रक्षा करते थे। क्या करते थे, रक्षा करते थे। आइए हम देखते, यहाँ पे आप देख सकते हैं कि उस समय लोगों द्वारा कैसे, यहाँ पे देख सकते हैं कि पेड़ों को पकड़कर खड़ा हुआ गया था, ठीक है। जैसे पेड़ों के प्रति उनका कितना लगाव था, इसी बात से आप समझ सकते हैं। यहाँ पे आप देख सकते हैं कि लोगों द्वारा कैसे, देखिए, पेड़ को पकड़ करके चारों तरफ से घेर करके ताकि पेड़ को कोई काटे ना, इस तरह से विरोध किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि वन, क्या है क्वेश्चन हमारा, कि वन का पर्यावरणीय महत्व का वर्णन कीजिए। वन प्राकृतिक का अनुपम उपहार है। प्रकृति का क्या है, अनुपम उपहार है, जिसके आंचल में मानव आदि काल से पोषित होता रहा है। वन क्या है, एक प्राकृतिक उपहार है। किसका, प्राकृतिक का। वन क्या है, प्राकृतिक उपहार है, जिसमें मानव ही नहीं वरन जितने भी जैव हैं, जीव है, वो सब इसमें क्या हो रहे हैं, पोषित हो रहे हैं। वन जलवायु का सच्चा मानक है। क्या है, वन जलवायु का सच्चा मानक है। एक तरफ वन की भूमि जल का अवशोषण कर बाढ़ के खतरे को रोकती है, तो दूसरी तरफ अच्छा वर्षा भी कराती है। वन क्या कराती है, अच्छा वर्षा भी कराती है।
यह वन्य प्राणियों को भी आश्रय देती है। आश्रय कहने का मतलब क्या देती है? घर। क्या देती है? घर देती है, प्रदान करती है। तथा वन्य प्राणियों के साथ ही कहता है मानव को भी अनेकों आवश्यक जीवनदायिनी वस्तुएं देती है। जीव मंडल में जीवों और कहता है कि जलवायु को क्या करती है? संतुलित करती है। क्या करती है? संतुलित स्थिति प्रदान कर कहता है संतुलित पारिस्थितिक तंत्र का निर्माण में सर्वाधिक योगदान देता है। कहता है ये पेड़ पौधे संतुलित मतलब कहता है पारिस्थितिक तंत्र हम उसे कहते हैं जिस जीव जंतु के लिए जीवन के लायक सारे मतलब क्या कहते हैं तंत्र मौजूद हो, उसे हम क्या कहेंगे? पारिस्थितिक तंत्र कहते हैं। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है कि पेट्रोलियम से किन किन वस्तुओं का निर्माण होता है? पेट्रोलियम से किन किन वस्तुओं का निर्माण? पेट्रोलियम एक शक्ति संसाधन है। क्या है? शक्ति संसाधन है, जिसका हमारे जीवन में बहुत अधिक महत्व है। क्या है? बहुत अधिक महत्व है। इसका मुख्य उपयोग यातायात के साधनों में ईंधन के रूप में ईंधन के रूप में है। यातायात यानी कि जाने आने के साधनों में क्या है? ईंधन के रूप में है। जैसे डीजल पेट्रोल आप कह सकते हैं। कहता है वाणिज्यिक उपयोग औद्योगिक मशीनों में स्नेहक के रूप में किया जाता है। स्नेहक के रूप में किया जाता है। पेट्रोलियम का उपयोग वस्त्र, उर्वरक, रसायन उद्योग, कीटनाशक, दवा, कृत्रिम रबर बनाने में भी किया जाता है। इस तरह से पेट्रोलियम का उपयोग है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है कि जैव और अजैव संसाधन से आप क्या समझते हैं? जैव जैसे जीवित करते हैं, अजैव जैसे जो निर्जीव वस्तु कहते हैं। तो उत्पत्ति के आधार पर संसाधनों को दो वर्गों में बांटा गया, जैव संसाधन एवं अजैव संसाधन। तो पहला हमारा है जैव संसाधन। जीव मंडल में विद्वान जीव जैसे पक्षी, मछलियाँ, पेड़ पौधे और स्वयं मनुष्य जैव संसाधन है। क्या है? जैव संसाधन है। अब कहता है इनमें अनुकूल प्राकृतिक परिस्थितियों में संतान उत्पन्न करने की क्षमता होती है। ये सजीव होते हैं। इनमें वृद्धि की प्रक्रिया चलती रहती है। ये क्या होती है? वृद्धि, यानी कि ये प्रजनन करते हैं और इनमें वृद्धि की प्रक्रिया चलती रहती है। अजैव संसाधन को हम लोग देखते हैं। यहाँ पे जैव संसाधन के आप कुछ इमेज देख सकते हैं। जैव संसाधन यहाँ पे आप समझ सकते हैं कि जैव संसाधन हम किसे कहते हैं। यहाँ पे देखते हैं सभी जीवित वस्तुओं है, सभी जीवित जीव है, ये जैव संसाधन कहलाते हैं। अब हम लोग देखते हैं अजैव। क्या देखते हैं? अजैव संसाधन। तो कहता है कि वातावरण में पाए जाने वाले सभी निर्जीव पदार्थ जैसे खनिज, चट्टानें, मिट्टी, नदियाँ, पर्वत इत्यादि अजैविक संसाधन कहलाते हैं। क्या कहलाते हैं? अजैविक यानी अजैव संसाधन। इनमें वृद्धि नहीं होती। इनके उपयोग से इनका भंडारण समाप्त होता है। इसे हम प्रयोग करते हैं और इसका भंडारण क्या होता है? समाप्त होता है, इसे प्रयोग करके। तो जो अजैव संसाधन होते हैं उसे जैव संसाधन द्वारा क्या किए जाते हैं? प्रयोग में लाए जाते हैं। क्या लाए जाते हैं? प्रयोग में लाए जाते हैं, तब जाके उसकी स्थिति समाप्त होती है। इस तरह से हम लोग एक और अजैव संसाधन को देख लेते हैं। ये सारे क्या कहलाते हैं? अजैव संसाधन कहलाते हैं। देख सकते हैं आप, ये गाड़ी, पहाड़, हेलीकॉप्टर, घर, ये सब क्या है? अजैव संसाधन है। आइए हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा कि संसाधन संसाधन निर्माण में तकनीक की क्या भूमिका है? संसाधन के निर्माण में तकनीक की क्या भूमिका है? आज के वैज्ञानिक युग में तकनीक का महत्वपूर्ण स्थान है। तकनीक के बल पर ही प्राकृतिक संसाधनों की कमी होने पर कोई भी देश विकसित देशों की पंक्ति में खड़ा हो सकता है। तकनीक के बदौलत कहता है कोई भी देश संसाधन की कमी होने पर भी वो क्या हो सकता है? सभी के साथ खड़ा हो सकता है। उदाहरण के लिए जापान को ले लिया जा सकता है। कहता है प्राकृतिक संसाधनों की कमी के बावजूद कहता है इस देश ने अपनी तकनीक एवं विवेक
के आधार पर स्वयं को विकसित देशों की श्रेणी में ला खड़ा किया है। इससे संसाधन निर्माण में तकनीक की भूमिका स्पष्ट हो जाती है। कहता है कोई भी संसाधन को, यानी किसी भी संसाधन को साधन में तब बदला जाता है जब उसमें किसका उपयोग किया जाता है? तकनीक। किसका? तकनीक। तो जब किसी के पास बहुत सारे संसाधन हो और तकनीक ना हो तो फिर कोई फायदा नहीं है। जिसके पास संसाधन एवं तकनीक दोनों है तभी जाके वो क्या है, देश विकसित हो सकते हैं। जिसके पास तकनीक है वो साधन का प्रयोग करके, कम से कम संसाधन का प्रयोग करके उसे क्या बना सकते हैं? संसाधन बना सकते हैं। आइए हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा कि ऊर्जा क्या है? ऊर्जा कहता है कि ऊर्जा संसाधन के संरक्षण के उपाय बताइए। किसके? ऊर्जा संसाधन के। कहता है ऊर्जा संसाधन के संरक्षण के लिए निम्नलिखित उपाय किए जा सकते हैं। कहता है कि ऊर्जा गैर परंपरागत स्रोतों को अधिक से अधिक उपयोग में लाना चाहिए, जिससे परंपरागत ऊर्जा के स्रोत का भंडार बचाया जा सकता है। परंपरागत ऊर्जा के भंडार को क्या किया जा सकता है? बचाया जा सकता है। अनावश्यक उपयोग कम करना चाहिए। अनावश्यक उपयोग क्या करना चाहिए? कम करना चाहिए। सार्वजनिक परिवहन का उपयोग किया जाना चाहिए, जिससे कम से कम पेट्रोल डीजल का खपत हो। खान से कोयला और पेट्रोलियम निकालने के लिए तकनीक को विकसित करना चाहिए, जिससे कि खनन के समय बड़ी मात्रा में ईंधन नष्ट न हो पाए। ईंधन नष्ट न हो पाए यानी कि जब हम उसे क्या करते हैं, जब निकालते हैं तो उस समय बहुत सारा नष्ट भी हो जाता है। इस तरह से उसे हमें क्या करना चाहिए? कम से कम नष्ट हो करके साथ में ज़्यादा से ज़्यादा उपयोग में लाना चाहिए। जहाँ तक संभव हो बिजली बचाने का प्रयास करें। क्या करें? बिजली बचाने का प्रयास करें। ऊर्जा की बचत ही संरक्षण है। ऊर्जा की बचत ही क्या है? संरक्षण है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि भारत में विभिन्न प्रकार के वन क्यों पाए जाते हैं? उनके नाम लिखे के वन पाए जाते हैं और कहता है किसी एक का वर्णन करें। कहता है भारत में धरातलीय स्वरूप में अंतर है। मिट्टी और जलवायु की विविधता अलग अलग प्रकार की मिट्टी एवं जलवायु पाई जाती है अलग अलग जगहों पे, के कारण विविध प्रकार के वन उगते हैं। क्या होते हैं? विभिन्न प्रकार के वन उगते हैं। भारतीय वनों का निम्न प्रकार में बांटते हैं। वनों को निम्न प्रकार में बांटते हैं। तो पहला हमारा जो है उष्णकटिबंधीय चिरहरित वन या सदाबहार वन, जिसमें बहुत बड़े बड़े वृक्ष पाए जाते हैं, उसे हम सदाबहार वन कहते हैं। उष्णकटिबंधीय पर्णपाती वन या पतझड़ वन, जो बिहार में मुख्यतः पाए जाते हैं। शीतोष्ण पर्वतीय वन या कोंधारी वन, ये पहाड़ी क्षेत्रों में एवं ठंडे प्रदेशों में पाए जाते हैं। डेल्टाई वन या ज्वारीय वन, ये डेल्टाई क्षेत्रों में पाए जाते हैं। मरुस्थलीय या वन या कटीले वन, ये मरुभूमि में पाए जाते हैं। जिसका एग्जाम्पल आप देख सकते हैं कहाँ पे? राजस्थान में। कहता है कि तो यहाँ पे जो है चिरहरित या सदाबहार वन को बताया गया है। चिरहरित या सदाबहार वन कहता है चिरहरित वन सघन होते हैं। इनकी लकड़ियाँ कड़ी होती है। अधिक तापमान, अधिक वर्षा और दलदली भागों में उगने के कारण इन्हें काटना और काम में लाना कठिन होता है। एबोनी और महोगनी इन वनों के महत्वपूर्ण वृक्ष है। किसके? सदाबहार वन के। किसके? सदाबहार वन के वृक्ष से पूछा जाएगा तो कौन सा है? महोगनी एवं एबोनी। क्या है? एबोनी एवं महोगनी, ये सदाबहार वन के प्रमुख क्या है? वृक्ष है। आइए हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ें। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं कि वन जीवों के ह्रास के 4 प्रमुख कारकों का उल्लेख कीजिए। क्या कीजिए? वन जीवों के ह्रास यानी कि उसके नष्ट होने का। वन जीवों के ह्रास के निम्न 4 प्रमुख कारक हैं। कहता है वन प्रदेश के कटने के कारण वन जीवों का आवास कम होता जाना। कहता है कि जहाँ पे जीव रहते हैं उन जीव तो हमेशा क्या रहते हैं? वनों में रहते हैं। वन के कटने से उनके घरों में क्या होते हैं? कमी आते हैं, जिसके कारण से भी उनका ह्रास होता है। वन जीवों का लगातार शिकार किया जाना। क्या किया जाना? शिकार किया जाना। इससे भी उनके क्या होते हैं? ह्रास हो रहे हैं। कह रहा कृषि में अनेक रसायनों के प्रयोग ने भी कई वन्य प्राणियों के अस्तित्व के पर खतरा कहता उत्पन्न कर दिया है। कृषि में हम लोग क्या करते हैं? रसायनों का प्रयोग करते हैं अपने खेतों में उर्वरक के लिए, और उससे भी जीव जंतुओं को क्या होता है? कष्ट होता है और वो नुकसानदेह होता है, जिससे भी उसमें कमी आ रही है। प्रदूषण के कारण भी वन एवं वन्य प्राणियों का ह्रास हुआ है। किसका? वन एवं वन्य प्राणियों का ह्रास हुआ है। किसके कारण से? प्रदूषण के कारण से भी।
नेक्स्ट क्वेश्चन है कि निम्नलिखित से संबंध एक एक करके खनिज का नाम लिखिए। तो कहता है बाबा बुदन पहाड़ी, कहता है बगरू पहाड़ी, कोलार, कहता है दाली राजहरा, घाटशिला, वैलाडीला, कोडरमा, रियासी क्षेत्र। चलिए इसको हम लोग देखते हैं। इसका उत्तर यहाँ पे है, आप इसे नोट कर सकते हैं और नोट करना ही चाहिए, आपको कॉपी में एक बार जरूर नोट करना चाहिए इन सबके, जैसे नोट करने से बहुत ज़्यादा याद हो जाते हैं। बाबा बुदन पहाड़ी लौहअयस्क, यहाँ पे क्या पाया जाता है? लौहअयस्क। बगरू पहाड़ी, यहाँ पे क्या पाया जाता है? बॉक्साइट। कोलार, जहाँ से सोना का उत्खनन किया जाता है। ढाली राजहारा लौहअयस्क के लिए। घाटशिला तांबा। वैलाडीला लौहअयस्क। कोडरमा अभ्रक। रियासी क्षेत्र तांबा के लिए प्रसिद्ध क्षेत्र सब है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं हम लोग। कहता है लौहअयस्क के नाम लिखिए। लौहअयस्क मुख्य रूप से 4 रूपों में पाए जाते हैं। कितने रूपों में? 4, जो निम्न है: हेमाटाइट, मैग्नेटाइट, लिमोनाइट एवं अंडेराइट। ये सब इसके लौहअयस्क पाए जाते हैं, जिसमें लौहअयस्क के नाम लिखे हैं। ठीक है, चलिए इस तरह से आज का ये वीडियो समाप्त होता है और हम लोग नेक्स्ट वीडियो में 25 और सब्जेक्टिव क्वेश्चन यानी शॉर्ट टाइप सब्जेक्टिव क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे और एक टॉपिक की भांति हम लोग इसे पढ़ेंगे और साथ में समझेंगे। तो हम आपके लिए बहुत सारा मेहनत कर रहे हैं, आपका दायित्व बनता है कि पूरे वीडियो को देखें, साथ में वीडियो को शेयर करते रहें और आप सभी वीडियो को ज़रूर देखें और हम आपके लिए जल्द से जल्द और सारा वीडियो और बेहतर तरीके से लाने और समझाने का कोशिश करेंगे। थैंक्स फॉर वॉचिंग।